हाय, मैं हूं निखिल और ये है दिल एलन टॉप का न्यूज़ रूम। 15 गुरुद्वारा रकबगंज रोड, दिल्ली। ये वो पता है जिसे इंडिया का मीडिया कांग्रेस के वॉर रूम के नाम से जानता है। इस पते पर रहते हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता अहमद पटेल। अहमद पटेल वो नेता थे जो 2004 से लेकर 2014 तक लुटियंस दिल्ली में सोनिया गांधी के बाद सबसे कद्दावर नेता माने जाते थे। हिंदुस्तान की कोई भी विधायक सीट हो, सांसद की सीट हो, उसके लिए कैंडिडेट्स की जो लिस्ट होती थी उस पर आखिरी मोहर अहमद पटेल की ही होती थी। लेकिन वो तब की बात थी। अब की बात यह है कि अहमद पटेल की अपनी सांसदी खतरे में पड़ गई है। गुजरात में हाल में जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है उसके तार इसी घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं। इस पूरे पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे एक डिटेल रिपोर्ट हमारे साथी विनय ने की है और विनय आपको बताएंगे कि चल क्या रहा है। विनय, गुजरात में क्या हो रहा है हमारे व्यूअर्स को बताइए। गुजरात में अभी हाल का जो संकट है वो ये है कि 40 से ज़्यादा विधायक जो हैं उनको कांग्रेस शासित प्रदेश है कर्नाटक जी। वहाँ पे सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं और 40 से ज़्यादा विधायकों को अलग अलग दो टुकड़ों में, एक बार 30 और एक बार 10 इस तरीके से, और 40 विधायकों को बेंगलोर लेके जाया गया है कि वहाँ पे उनकी एक तरीके से बाड़बंदी कर दी गई है राज्यसभा चुनाव से पहले, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को अपनी जो एक सीट है जी। गुजरात से और जिसके ऊपर अहमद पटेल चुनाव लड़ रहे हैं वो खतरे में दिख रही है। और ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट शुरू होता है जुलाई 21 से। जुलाई 21 माने शंकर सिंह वाघेला का जन्मदिन। जी। शंकर सिंह वाघेला हाईकमान से लंबे समय से बातचीत कर रहे थे कि उनको इस चुनाव में, जो आने वाला गुजरात विधानसभा चुनाव है इसी साल नवंबर दिसंबर में जो होने वाला है, उसमें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। और ये खींचतान बहुत लंबे समय से चल रही थी और कांग्रेस में भीतर खाने में इस तरीके की खींचतानें बहुत चल भी रही हैं। जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जो हैं वो मांग कर रहे हैं कि उनको सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। वही हालात यहाँ पर भी थे। तो इसके सिलसिले में उन्होंने 21 तारीख को अपने जन्मदिन पे एक किस्म का शक्ति प्रदर्शन रखा जिसमें उन्होंने एक बड़ी रैली की और लोगों को जुटाया। ये शक्ति प्रदर्शन जो था वो उसको कांग्रेस हाईकमान ने एक खतरे की घंटी के तौर पे लिया और 20 तारीख को ही उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी। इस तरीके से शंकर सिंह वाघेला का 17 साल का जो सफर था कांग्रेस के साथ में, वो इस किस्म की दुखांत विदाई उनकी हुई। अच्छा। तो यहाँ से ही सारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट शुरू होता है। उसके बाद मतलब इसके कयासबाजी तो राष्ट्रपति चुनाव में ही लगनी शुरू हो गई थी जब 11 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। तभी लोगों को ये समझ में आने लग गया कि कांग्रेस के भीतर कुछ ना कुछ ऐसा असंतोष है जो कि आगे जाके बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि एकदम विधानसभा चुनाव एकदम सर पे चढ़ आए हैं और ऐसे में कांग्रेस के लिए डैमेज कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी का जो अभी हालिया डेवलपमेंट वो ये है कि 40 से ज़्यादा विधायक जो हैं वो तिरुपति दर्शन के नाम पर, अच्छा, ये कहा गया है कि तिरुपति दर्शन करने जा रहे हैं, कर्नाटक जा चुके हैं। अच्छा। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे हमने इंट्रो में भी अपने कहा कि अहमद पटेल की सांसदी मुश्किल में है और ये हमें गुजरात की पॉलिटिकल जो वहाँ पे भी क्राइसिस चल रहा है एक तरह से कांग्रेस के लिए, उससे रिलेटेड है। तो अहमद पटेल किस मुश्किल में है वो बताइए। गुजरात का इस बार का राज्यसभा चुनाव जो है वो विधानसभा और लोकसभा जितना ही दिलचस्प हो गया है। दरअसल गुजरात में 3 राज्यसभा की सीटें हैं, जिनमें एक अभी जिसपे स्मृति ईरानी सांसद हैं, दूसरे पे अहमद पटेल और दिलीप पांड्या बीजेपी। 2 सीटें बीजेपी के पास में और एक सीट जो है कांग्रेस के पास में। एक राज्यसभा सांसद के लिए जरूरी विधायकों का जो समर्थन है वो उसकी संख्या है 47। ठीक है, 47। 2012 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस और कांग्रेस के अलाइज कुल मिला के 60 सीटें उनके पास में थी। अच्छा। जिसमें 2 सीट एनसीपी की हैं, 1 सीट जेडीयू की है और 57 के करीब सीट जो हैं वो कांग्रेस की हैं। कांग्रेस के 48 घंटे के भीतर 6 विधायक जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। अच्छा, और ये बीजेपी में जा चुके हैं। और इसके बाद में कांग्रेस के पास में कुल जमा सीट रह जाती हैं 57 में से 6 गए 51 सीटें और 2 एनसीपी की जो सीटें हैं। जेडीयू, क्योंकि अभी जेडीयू बिहार में जो उलटफेर हुआ है उसके बाद जेडीयू का एक जो विधायक है उनकी एलिजेंस अब बीजेपी के साथ हो गई है। तो कुल मिला के ये स्थिति है कि 47 और 52-53 में बहुत फर्क नहीं है। और ये जो है, और जब 11 वोट जो है क्रॉस वोटिंग पड़ी राष्ट्रपति चुनाव में, उसके बाद कांग्रेस किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती अपने नंबर 2 जो नेता के लिए, जो सोनिया गांधी का सबसे विश्वसनीय सेनापति भी है। अच्छा। और इसमें दिलचस्प बात यह भी है कि अमित शाह पहली बार उनका सांसदी का करियर शुरू होने जा रहा है इसी राज्यसभा चुनाव के जरिए। वो गुजरात से इसके राज्यसभा के उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से। और ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प हो गया कि अमित शाह और अहमद पटेल जो हैं वो दोनों अलग अलग पार्टियों के ट्रबल शूटर हैं, पॉलिटिकल मैनेजर हैं। उनकी छवि कभी भी मास लीडर की नहीं रही।
वो मास लीडर होने के बजाय पार्टी के दूसरे मैनेजमेंट के जो काम है उनको बखूबी अंजाम देते रहे। तो मतलब ये बहुत बड़ा झटका होगा अगर कांग्रेस, अगर अहमद पटेल वहां पे हार जाते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अहमद पटेल की अपनी पॉलिटिकल जर्नी बहुत लंबी रही है। उन्होंने शुरुआत एक छोटा सा निकाय चुनाव जीत की थी और वहाँ से लेके वो कांग्रेस के पॉलिटिकल नर्व सेंटर में पहुँचते हैं। तो इस पॉलिटिकल जर्नी के बारे में भी उसको कुछ बताइए। अहमद पटेल ने भड़ूच से एक निकाय चुनाव जीता था, वहां से दरअसल इनकी पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत होती है। उसके बाद इनको असल बूम मिला 1987 में जब ये दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में यहाँ पे राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी। उस समय गांधी सेंटर डेवलप होना था दिल्ली में, तो उस गांधी सेंटर को डेवलप करने की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई। उन्होंने तय वक्त से पहले ही उसको सारे काम को अंजाम दिया, उसका कंस्ट्रक्शन करा, सारी चीज़ें खड़ी करवाई। और वो अपने आप में उस समय सूचना क्रांति का दौर था, तो वो सेंटर बहुत ही अद्भुत था। वो पावर सेविंग ऐसी से लेस था, उसके अंदर कंप्यूटर्स थे और कंप्यूटर्स थे और इस तरीके से, और वो उस सेंटर को जब इन्होंने अंजाम दिया उस पूरे काम को, तो ये राजीव गांधी की नज़रों में चढ़ गए। उसके बाद राजीव गांधी की श्री पेरुम्बदूर में आकस्मिक हत्या हो गई लिट्टे के आतंकवादियों के द्वारा। उस समय सोनिया गांधी एक तरीके से अकेले पड़ गई थी। कांग्रेस में भी कई फाड़ दिखाई देने लगे। सीताराम केसरी का दल का गुट अलग काम कर रहा था, नरसिम्हा राव अलग गुट के तौर पर काम कर रहे थे। तो कांग्रेस का में गांधी परिवार की वापस स्थापना में अहमद पटेल का बहुत अहम रोल रहा। जो गांधी परिवार की ग्रिप में वापस कांग्रेस को लाना, इसमें अहमद पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसलिए वो सोनिया गांधी के बहुत फेवरेट हो गए। कहा जाता है कि वो एक तरीके से सोनिया गांधी के पॉलिटिकल बॉडीगार्ड की तरह काम करते रहे, और इसी के चलते उनको पॉलिटिकल एडवाइजर बनाया गया सोनिया गांधी का, और उस हैसियत से वो कांग्रेस के सत्ता के केंद्र में रहे पिछले 10 साल से कम से कम। ठीक, तो ये किस्सा रहा अहमद पटेल का। आपने अपनी जो रिपोर्ट फाइल की है, जो ललन टॉप पे पब्लिश्ड है, हमारे व्यूअर्स उसको जाके देख सकते हैं। उसमें आपने कहा है कि शंकर सिंह वाघेला ने एक दांव चलाया और वो इसी दांव के चलते कहीं चित ना हो जाए। ये दांव क्या है और ये चित होने वाली बात कहाँ से आती है? 1995 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था गुजरात का, उसमें बीजेपी को 121 सीटें हासिल हुई थी। 181-82 के करीब वहां पे कुल सीटें हैं, और इसमें पहले फेस बनाया गया था शंकर सिंह वाघेला को। शंकर सिंह वाघेला के ऐसे नेता हैं गुजरात में नरेंद्र मोदी और केशुभाई पटेल के बाद में, जिनका अपना मास बेस है और बहुत बड़ा मास बेस है। ये तीनों लोग पहले संघ परिवार से जुड़े हुए थे, केशुभाई पटेल, नरेंद्र मोदी और शंकर सिंह वाघेला। उस दौरान इन लोगों ने 18,000 गाँवों की यात्रा की। और शंकर सिंह वाघेला अभी भी कहते हैं कि इन 18,000 गाँवों में से कम हर गाँव में 10 आदमी हैं जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। तो इनकी छवि मास लीडर वाली है। अच्छा। तो जब इनके नाम पे चुनाव लड़ा गया, लेकिन हुआ ये कि जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो नरेंद्र मोदी का झुकाव जो है वो केशुभाई पटेल की तरफ हो गया। अच्छा। इसमें यह हुआ कि उनके दबाव के चलते, यह उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात में संघ की नुमाइंदगी कर रहे थे, तो संघ के दबाव के चलते केशुभाई को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इससे शंकर सिंह वाघेला नाराज हुए। फिर मंत्रिमंडल बनाने की जब बात आई तो भी इनकी अनदेखी की गई। तो इससे नाराज होकर इन्होंने 27 विधायकों को अपने साथ लिया, और उस समय दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी मध्य प्रदेश में। तो ये रातों रात उड़ के पहुंच गए खजुराहो। उस समय कहा गया ये लोग खजुराहो घूमने के निकले हैं। अभी तिरुपति गए तो तब खजुराहो। हाँ, लेकिन इस प्रेशर टैक्टिक्स से हुआ ये कि केशुभाई पटेल की अक्टूबर में विदाई हो गई 1995 में, और इनके शंकर सिंह वाघेला के ही मतलब गुट के माने जाने वाले सुरेश मेहता को मुख्यमंत्री बनाया गया। और इसके ही चलते नरेंद्र मोदी की गुजरात से विदाई हुई। गुजरात से उनको केंद्र में ले आया गया, केंद्र में उनको संगठन का काम सौंप दिया गया, जो वहां से एक तरीके से उनको हटा लिया गया नरेंद्र मोदी को। तो क्या ये वो थ्रेशोल्ड था जहां से नरेंद्र मोदी और शंकर सिंह वाघेला की अदावत शुरू होती है एक तरह से कहीं? तो अदावत का तो मामला नहीं है, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि 2014 में ये विदाई लेने गए तो उस समय इन लोगों ने खूब सारी इस किस्म की बातें की, खूब अपने जो पिछले दिन है उनको याद किया। अच्छा। तो नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में, गुजराती में भाषण था, तो उन्होंने ये कहा कि अब शंकर भाई ये कह सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री जो था वो किसी जमाने में मेरे मोटरसाइकिल के पीछे बैठा था। तो एक मैं कह रहा था अदावत। और उन्होंने अंत में ये बात भी कही कि आज भी हमारे संबंध वैसे ही हैं। तो संबंध तो उस तरीके से खराब नहीं है। दरअसल इनकी दोस्ती अभी चर्चा में आ गई है। अच्छा। वापस से लगभग 17-18 साल बाद में नरेंद्र मोदी और शंकर सिंह वाघेला की दोस्ती फिर से चर्चा में है, इस वजह से भी। और ये भी कहा जा रहा है कि ये सारा का सारा जो कांग्रेस में टूट हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड के तौर पे अमित शाह भी काम कर रहे हैं। मैं ये सवाल पूछने ही वाला था कि गुजरात की कोई भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को अमित शाह से तोड़ के नहीं देखा जा सकता है। इस बात में कितना दम है कि इसके पीछे अमित शाह का पॉलिटिकल मैनेजमेंट काम कर रहा है?
दरअसल हुआ ये है कि शंकर सिंह वाघेला जब अपने आप को सीएम कैंडिडेट की तरफ प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे तो उनके राह में सबसे बड़े रोड़े थे अहमद पटेल उन्हीं के गृह राज्य से हैं, और अहमद पटेल की वजह से उनको ये लगा कि मुझे सीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा है। तो अभी शंकर सिंह वाघेला का एक सूत्रीय एजेंडा यही है कि वो किसी भी तरीके से अहमद पटेल का सफाया चाहते हैं। अच्छा। और इस पूरी योजना में वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अमित शाह के साथ मिलके ही काम कर रहे हैं। ठीक, मतलब सुनी सुनाई बातें, मतलब ये पॉलिटिकल सर्कल में यही चर्चाएं चल रही हैं। और अमित शाह इधर ये उम्मीद कर रहे हैं कि शंकर सिंह वाघेला 1995 की तरह एक बड़ी टूट जो है कांग्रेस में करके, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी में की थी उस दौर में, एक बड़ी टूट लेके इधर गिरे तो हो सकता है कि अहमद पटेल जो है उनकी सदस्यता जो है वो वापस अच्छा, वो 47 का जो आंकड़ा है 47 का वो नहीं छू पाए, ये हो सकता है। हाँ, ये बहुत संभव है। अच्छा, अभी अंदर खानी ये बात चल रही है, कई विधायक जो हैं वहां से लौट के, बेंगलोर से लौट के आके इस्तीफा दे सकते हैं कांग्रेस से। अच्छा, कि जब अगर उनसे उन्हें वहां से निकलने अगर दिया जाए तो वापस लौट के इस्तीफा दे। इसमें एक दिलचस्प बात यह कि कांग्रेस जिन विधायकों की बाड़बंदी अपने विधायकों की कर रही है उसमें बड़े नेता वो हैं जो पाटीदार कम्युनिटी से आते हैं। अच्छा। जो पटेल कम्युनिटी से आते हैं। ऊना और ये पाटीदार आंदोलन जो है, इन दोनों आंदोलनों पे बीजेपी जो है बहुत बुरी तरीके से बैकफुट पे है। उसके अलावा 1998 से लगातार इनकी सरकार है, लगभग 19 साल इनकी सरकार रह चुकी है बीजेपी की, तो एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी है। फिर नरेंद्र मोदी जैसा लोकप्रिय चेहरा गुजरात में अब नहीं बचा है इनके पास। विजय रूपानी हो या आनंदीबेन पटेल हो, उस कद का चेहरा नहीं जिस कद का नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। तो बीजेपी के लिए ये चुनाव बहुत अहम होने जा रहा है, क्योंकि गुजरात की जो हार है वो सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहेगी, उसके बड़े प्रभाव हैं और उसको अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट किया जाएगा तमाम सारी जगहों में। इसके चलते नरेंद्र मोदी भी इस सारी बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। उन्होंने 12 से ज़्यादा रैलियां कर चुके हैं अभी तक गुजरात में, 2 रोड शो कर चुके हैं राजकोट में और सूरत में, और वो लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि ये चुनाव किसी भी हालत में, क्योंकि ये चुनाव ही 2019 की एक तरीके से जीत की इबारत लिख देगा। तो अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी की जोड़ी भी इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। इस चीज़ को लेकर सीरियस है। कोई क्लोजिंग रिमार्क आपका है इस पूरे मैटर पे? मई 2014 में लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले दूरदर्शन पे एक नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू आया था। उस इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि उनका पार्टी से बाहर भी बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे अहमद पटेल उनके बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं किसी दौर में, लेकिन अब अहमद पटेल उनसे बात भी करना गवारा नहीं समझते। वो संसदीय शुचिता की बात कर रहे थे, वो उस सिलसिले में उन्होंने ये बोला था। इसके तुरंत बाद अहमद पटेल ने इस बात का खंडन करके ये कहा कि 1980 में मैंने एक बार सिर्फ नरेंद्र मोदी के साथ में लंच किया था। अच्छा। उसके बाद में जब वो 2001 में जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद मैंने उनके साथ चाय तक नहीं पी। अगर वो ये साबित कर दें तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। अच्छा। ये उस दोस्ती का हवाला है जिसका नरेंद्र मोदी हवाला दे रहे थे और अहमद पटेल जो हैं उसको नकार रहे थे। शंकर सिंह वाघेला ने जब 2012 और 2007 का चुनाव ये लोग हारे थे कांग्रेस में, तो अहमद पटेल पे ये आरोप लगाया था कि अहमद पटेल नरेंद्र मोदी के साथ मिली भगत करके कई जगहों पे उन्होंने कमजोर प्रत्याशी जानबूझ के उतारे हैं। लेकिन इस सारी की सारी दोस्ती की बात जो है उसको अगर हम लोग दरकिनार कर दें तो ये चुनाव जो है राज्यसभा का चुनाव, ये ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी दोस्ती निभाने के किसी मूड में नहीं है। वो एक तरीके से इनका पॉलिटिकल खात्मा चाहते हैं अहमद पटेल का, और उसकी भूमिका उन्होंने लिख दी है। बलवंत सिंह जो बीजेपी के बागी नेता हैं उनको राज्यसभा बागी नेता हैं कांग्रेस के, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के जो बागी नेता हैं बलवंत सिंह राजपूत, उनको चुनाव में उतार दिया है बीजेपी का टिकट देकर राज्यसभा चुनाव में तीसरे कैंडिडेट के तौर पे। तो इस तरीके से बीजेपी जो है वो इस चुनाव को लड़ने के पूरी तरीके से मूड में है। तो मतलब अब 3 पक्के कैंडिडेट हो जाते हैं, एक बलवंत सिंह राजपूत हो जाते हैं, एक स्मृति ईरानी और एक अमित शाह, और इन तीनों के जीतने की प्रत्याशा काफी है। बीजेपी कांग्रेस के लिए अपनी एक सीट बचाना काफी मुश्किल हो गया है इस चुनाव में, जो अहमद पटेल हैं। और राज्यसभा का कार्यकाल मेरे ख्याल अगले महीने ही खत्म हो रहा है, अगस्त में खत्म हो रहा है, और चुनाव भी वही है। अच्छा, अगस्त में ही चुनाव भी है। गुजरात में चल रहे पॉलिटिकल ड्रामा अभी और आगे कंटिन्यू होने वाला है, उसका पर्दा भी नहीं गिरा है। उसके ऊपर इसी तरह के और डिटेल डिस्कशंस देखने के लिए आप ललन टॉप पे आते रहिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उसके बाजू में एक छोटी सी घंटी होती है, उससे भी टनटना दीजिए। द ललन टॉप से मैं हूँ निखिल और मेरे साथ थे विनय। थैंक यू।